मॉर्निंग साथियों, मैं अनुराधा तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको कल ही बताया था कि आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके पूरे चैप्टर रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 16 चैप्टर जो हमने पढ़ना है उस पर रहेंगे। तैयार है सभी? एक बार जितने भी विद्यार्थी तैयार है भाई यस लिखकर कमेंट बॉक्स में लाइक कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं ओरिजिनल पेपर आपके सामने और इसका जैसे कि आपकी जो पुस्तिका मिलती है, बुकलेट मिलती है, सभी पर ए होता है, बी होता है, सी होता है। तो ये बुकलेट नंबर ए का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों का आपका सिलेबस है। तो सर आपको 7 बजे शाम को कराते हैं मैथ, सुबह में 7 बजे आपका चलता है केमिस्ट्री और 11 बजे आपकी चलती है फिजिक्स, है ना। एक बार सभी विद्यार्थी जितने जुड़े हैं भाई एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और साथ में जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, और आपको पता ही है, आपने सेशन देखा होगा कि आपके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसके अंतर्गत आप मैथ बेसिक से पढ़ेंगे शुरू से। जैसे आप थ्योरी पढ़ते हैं ना, सिद्धांत लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, नियम लिखते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं, फिर उस पर आधारित प्रश्न करते हैं। तो उसी बेस और कंसेप्ट पर आपका मैथ एकदम बेसिक से चलेगा। और साथ ही साथ आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बार सभी साथी जितने जुड़े हैं बाकी लोगों को भी शेयर करिए, जो जहां से भी तैयारी कर रहा है। और ये क्लास सभी के लिए बच्चा, यूपी हो चाहे झारखंड हो चाहे बिहार, सभी के लिए। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे फिजिक्स का तो आपके उसमें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, आ जाइए भाई। आपकी क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं, जहां से आपका रुका हुआ था वहीं से। ऐसा नहीं है कि एक कदम आगे बढ़े बेटा, जहां से रुका हुआ था वहीं से आगे बढ़ेंगे। और आपको पहला क्वेश्चन है आपके भौतिकी विज्ञान का, प्रीवियस ईयर का बच्चा, ओरिजिनल पेपर है, बुकलेट संख्या ए का है, जैसे कि आपको पीछे दिखाया भी था। और बीच में कुछ इश्यू आ गया था, इस वजह से क्लास रुक गई थी। और सभी विद्यार्थियों को आप शेयर कर दीजिए जो अभी तक नहीं आए हैं, सभी को शेयर कर दीजिए भाई एक बार बेहतरीन तरीके से। अब तो दिख रहा है ना? अरे बच्चा अब तो दिख रहा है। अब क्यों इस तरीके का? हाँ, अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है? अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अब इस तरीके का कमेंट क्यों? बताइए। देखिए अब क्वेश्चन आपके साथ में है कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। देखें ये थ्योरी का क्वेश्चन है, और जिसने क्लास लिया होगा बच्चा ना, वही मैम आ गई। हट गजब, आ गए भाई। देखिए आ गए, एकदम क्लास में आ गए। ले भाई इस तरीके के प्रश्न क्यों आज के क्लास में? हाँ इस तरीके के प्रश्न आखिर क्यों? बताइए। और आप जानते हैं बेटा, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी ऐसी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती? नहीं का ऑप्शन है भाई, नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। और आप जानते हैं ये कथन सत्य है, और उसने पूछा है किस अवधारणा के साथ ये नहीं की जा सकती। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन। और पढ़े हैं आप विवर्तन? पढ़े हैं ना विवर्तन? हाँ विवर्तन आपने पढ़ा है बच्चा? तो विवर्तन में बेटा, विवर्तन में बताइएगा। विवर्तन के क्लास में आप, विवर्तन एक ऐसा क्वालिटी है जहां पर बेटा आप कह सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा बच्चा, जो कि अभी तक क्लास में आए थे बच्चे, लेकिन कुछ इश्यू हो गया था, टेक्निकल कारण था, जिसके वजह से क्लास आपकी वहां से नहीं दिख रही थी। अब आपको क्लियर दिखेगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ कमेंट आ रहा है भाई, कमेंट जा रहा है। मैम ये सब लोग ज्यादा चैट करने, हाँ लगता नहीं नहीं, ऐप पर भी क्लासेस चलेंगी, ऐप पर भी क्लासेस चलेंगी बच्चा, ऐप पर भी। तो कौन सी घटना है
विवर्तन की घटना है जहां पर आप कह सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, लेकिन इस अवधारणा को विवर्तन में नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता। क्लियर है? फिर से स्टार्ट किए भैया, फिर से स्टार्ट हुआ है, सी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर बेटा। अब जैसे दे रखा है नेक्स्ट पर, कह रहे थोड़ा सा मैम बड़ा कर दीजिए, जूम कर दीजिए। देखिए जूम कर दिए भाई, एकदम साफ दिख रहा है। आप मतलब मोबाइल में हम भी देख रहे हैं, देखिए एकदम साफ एक एक अक्षर दिख रहा है। आकार में आ की मात्रा दिख रही है, क पर आ की मात्रा, पार्श्वी में र ऊपर का एकदम क्लियर दिख रहा है। कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए अब क्या है कि समतल दर्पण आपने पढ़ा है, समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। अब 4 ऑप्शन दे रखा है कि वस्तु के आकार से दुगुना होगा, या वस्तु के आकार का आधा होगा, या वस्तु के आकार के बराबर आकार का होगा, या पार्श्वी उल्टा होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला वाला कथन सत्य है, दूसरा कह रहा है नहीं दूसरा और चौथा सत्य है, तीसरा कह रहा है कि तीसरा और चौथा सत्य है, डी कह रहा है सभी का सत्य है। बताइए आंसर क्या होगा बच्चा? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि मैम जी सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही। वस्तु के आकार के बराबर आकार का होगा, बिल्कुल सही, और पार्श्वी होगा। ऑप्शन नंबर सी सभी विद्यार्थी कर रहे हैं ना? एक बार जबरदस्त तरीके से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, जो आए हैं और चले गए, उनको शेयर कर दीजिए कि क्लास आपकी रीस्टार्ट हो चुकी है, फिर से स्टार्ट हुई है, उसी क्रम से, उसी जोश के साथ, उसी पेपर के साथ, उसी बुकलेट नंबर के साथ। शेयर कर दीजिए बच्चा। हाँ, सभी के सभी। मैम नेट नहीं चला, देखें आदित्य, जिस तरीके से कहते हैं ना, प्रॉब्लम हर जगह होती है, चाहे आप स्टूडियो में है वहां भी, चाहे आपके मोबाइल में। वही टेक्निकल कारण की वजह से क्लास थोड़ा सा आपका डिले हो गया था, उसी टेक्निकल कारण से बच्चा, जिस तरीके से आपकी मोबाइल हैंग हो गई है। ठीक है, सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। नोट करते चलिएगा बच्चा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, चम्मच के बाहर की ओर, चम्मच के किस ओर? बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जाएगा? कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जाएगा? बताइएगा। अखिल गुप्ता, अरे भाई अखिल गुप्ता बच्चा खुश रहिए, लेकिन इतना भी आप उदार मत होइए कि जो कि लगे कि हाँ गलत है ना बेटा। आइए बेटा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, इधर है इंग्लिश वालों का, थोड़ा सा जूम करने में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जा रहा है। देखिए अब दोनों क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, पढ़ लीजिए भैया, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लीजिए। देखिए अब इसमें क्या दिया है कि आपको बताना है बेटा कि कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं? सी ऑप्शन बच्चा, सी ऑप्शन सही होगा। अखिलेश आशीष, सी ऑप्शन। ए नहीं होगा बच्चा, ए में उल्टा और अवतल। और अब चम्मच के बाहर, चम्मच के बाहर देखते हैं ना, चम्मच के बाहर को कैसा रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। उलट दीजिए, चम्मच को पलट दीजिए, और चम्मच के बाहर देखते हैं उभरा उभरा रहता है, उत्तल दर्पण। तो आप ऑप्शन से ही टिक कर जाते, ऑप्शन से ही टिक कर जाते कि उत्तल दर्पण होगा, यानी अवतल वाला तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाता, अवतल वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता, बचा उत्तल उत्तल। और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आप जानते हैं कैसा मिलता है? सीधा और आभासी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, समझ गए? अरे चम्मच ऐसे बना रहता है, देखिए चम्मच सही बना देंगे, चम्मच एकदम ऐसी तरीके से चम्मच रहता है ना। और इसका बाहर का ये जो पार्ट बाहर का है, तो देखिए उभरा है ना, तो ये किस में जाएगा? उत्तल दर्पण में जाएगा। और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चा? आभासी होता है। आभासी जो होगा वो सीधा बनेगा। क्लियर? सभी को क्लियर है? आगे चले भाई। नालायक लड़का, नाम भी अपना उसी तरीके से आप रखे हैं, नालायक लड़का। बताइए, देखिए हमने आपसे पहले भी बोला था
कि आपके सभी चैप्टर, और ओरिजिनल पेपर है बच्चा 2022 का, लेटेस्ट पेपर है 2022 का। बताइए अब इसका आंसर। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे बिहार वाले, चाहे यूपी वाले या झारखंड वाले, मैम पेपर इतना टफ आएगा। पेपर टफ नहीं है, कंसेप्ट आप पढ़िए, पहले पढ़िए क्या लिखा है। अनंत दूरी पर, किस दूरी पर बच्चा? अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु, वस्तु रखी गई है, वस्तु अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण के समक्ष, के समक्ष, क्लियर, के समक्ष x दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट यानी साफ साफ, स्पष्ट का मतलब साफ साफ दीप्त प्रतिबिंब बनाती है, तो x बराबर होगा, किसके बराबर होगा? बताइए भैया। सी ऑप्शन बेहतरीन, जबरदस्त, एकदम छा गए, दर्पण के फोकस दूरी के बराबर होगा। सभी का आंसर आ रहा है? और संख्या तो इतनी कम नहीं थी जो कि आप रेगुलर क्लास में उपस्थित होते थे, हैं? एक बार शेयर कर दीजिए बच्चा, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और प्रदान होना चाहिए सभी के द्वारा। आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। अभी चैप्टर पढ़ाए हैं और चैप्टर को आप सभी ने बेहतर तरीके से पढ़ा है, और जब चैप्टर पढ़ाए थे तो वन लाइनर क्वेश्चन भी कराए थे बेटा, वन लाइनर क्वेश्चन कराए थे, और वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी वास्तविक, आभासी, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति पर परिपूर्ण चर्चा किया था। क्लियर है ना? आई ध्यान से पढ़िएगा। समतल दर्पण, कौन सा दर्पण लिया गया है? समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति यानी जैसा चित्र बनेगा, प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में सत्य विकल्प चुनिए। कहते हैं ना भाई कि मैम थ्योरी में कैसे क्वेश्चन आएगा, कि फार्मूला क्यों पूछेगा, डायरेक्ट फार्मूला ही कैसे आ जाएगा? तो इसी तरीके से आता है। सत्य सूत्र का चयन करिए, कौन सा सूत्र सही है, इसी तरीके से प्रश्न आएगा। हाँ ब्रिजेश कुमार जी, पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ भी। बी ऑप्शन कर रहे हैं भाई, सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। आयुषी का, हरिओम का, मोनी का, अंकित का, मयंक का, शैलेश का, जाट का, सभी का बेहतर बेहतर। 105वें नंबर का क्वेश्चन बी कर रहे हैं, और जानते हैं सत्य विकल्प किसका है बेटा? सत्य विकल्प आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए ऑप्शन कैसे कट करेंगे, ऑप्शन कैसे कट करेंगे। देखिए समतल दर्पण के पीछे, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन जितने भी कर रहे हैं सही है। आभासी होगा तो सीधा होगा, बिल्कुल सही है, दोनों लाइन सही है। और समतल दर्पण के बच्चा, समतल दर्पण के पीछे वस्तु के दूरी के समान दूरी पर, वस्तु के दूरी के समान दूरी पर ये वाला जो कथन है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सी नहीं होगा बेटा, कम दूरी नहीं, कम दूरी नहीं, वस्तु के समतल दर्पण के पीछे जो वस्तु होती है दूरी के समान दूरी पर होती है, कम दूरी पर नहीं होगा। ठीक है? नहीं भैया, दीप राजपूत, सी नहीं होगा बच्चा। यहाँ लिखा है समतल दर्पण के पीछे वस्तु से कम दूरी, ऑप्शन गलत है, ये कथन गलत है। आपने क्लास नहीं देखा, एक बार जाके क्लास देखिए। सेम साइज होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए, समान। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, 106 नंबर के 6वें नंबर प्रश्न पर भाई ध्यान से। अब ये क्वेश्चन तो हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत कर सकता है, और आपने क्लास भी देखा है। एक बार शेयर कर दीजिए बच्चा, बताइएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा बेटा। अभी तक जिन लोगों ने अभी तक लोगों को नहीं शेयर किया है, शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस आपकी मतलब रीशेड्यूल हुई है अभी थोड़ी देर के लिए, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था, जिसमें आपके क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे ना। आइए, एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए। कहां पर रखी होनी चाहिए बेटा? वस्तु कहां पर रखी होनी चाहिए? बताइए कहां पर रखी होनी चाहिए? आप जानते हैं, अगर एक अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण, बिल्कुल। और जब अवतल दर्पण की बात हुई है, अवतल दर्पण की बात हुई है, और वस्तु आभासी प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब?
आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखना होगा, और इसी कंडीशन में आप जानते हैं कि v का मान चेंज हो जाता है। इसी कंडीशन में v का मान चेंज हो जाता है। तो कौन है भाई, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, जहां आप v का मान जो माइनस होता है और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसी कंडीशन में, याद आया? दीपांशु बच्चा गलत आंसर कर रहे हो, गलत आंसर कर रहे हो बेटा, एकदम गलत। आपने ये पढ़ा है, क्लास अगर आपने नहीं ली तो जाकर देखिए क्लास को, बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को समझाया है, वक्रता केंद्र पे बने प्रतिबिंब को बताया है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बीच में बने प्रतिबिंब को बताया है। एक बार देखिए बच्चा, बिल्कुल। आगे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन बच्चा। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया गया है? इसका आंसर सभी का आना चाहिए, इसका आंसर सभी का आना चाहिए बच्चा, सभी का। बताइए बेटा। अरे बच्चा, ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं कि जो इसका आंसर गलत दे सकता है, तब भी आप गलत दे रहे हैं, तब भी आप गलत दे रहे हैं। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में कौन सा प्रयोग होगा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन कर रहे हैं, बताओ। ए ऑप्शन कर रहे हैं, अवतल लेंस। लेंस कहाँ होगा भैया? लेंस का तो यहाँ प्रयोग ही नहीं करेंगे, यहाँ तो दर्पण का प्रयोग करना है ना। बताइए, आप इतना भी दिमाग खो चुके हैं, आप इतना भी दिमाग खो चुके हैं, लिख रहे हैं अवतल दर्पण, अवतल लेंस। यहाँ लेंस का क्या काम है? लेंस का क्या काम है भाई? जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं बी ऑप्शन अवतल दर्पण बिल्कुल सही है। कौन सा बच्चा? अवतल दर्पण। कुछ बच्चे उत्तल दर्पण बता रहे हैं, उत्तल दर्पण बता रहे हैं। इन्होंने पढ़ा नहीं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं। क्या लिखा है? शक्ति समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हेडलाइट, वो शीशा नहीं लगाया जा रहा है आपका, हेडलाइट जहां से आप फोक देते हैं, हाँ फोक, हेडलाइट के बारे में बात कर रहा है। भूल गए ना? हमको पता था गलत करेंगे। अवतल दर्पण बी ऑप्शन होगा बच्चा। आइए नेक्स्ट पर। ब्लैक नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि ब्लैक जिसमें कर रहे थे वहां से क्लास ही आउट हो गया था, जिसमें आप कह रहे थे मैम दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी पे चलेगा, कल से आप ब्लैक में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण प्रयोग में लाए जाते हैं? कैसा? सदैव आभासी तथा सीधा। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 14वें से है। 14वां चैप्टर, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, बने प्रतिबिंब, उस पर फार्मूला पर आधारित प्रश्न, जो कि अभी पिछले वीक में आपने किया है। तब भी आप गलत कर रहे हैं, तब भी आप गलत कर रहे हैं। बाकी विद्यार्थियों को भी शेयर करिए भाई, जो कि अब तक क्लास में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। और संडे है तो ये भी बात जाहिर है कहीं ना कहीं वो गए होंगे, तो आपको डिस्टर्ब करना भी सही नहीं लग रहा होगा, है ना? डिस्टर्ब करना भी सही नहीं लग रहा होगा, कैसे डिस्टर्ब करें उन्हें? कोई बात नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। जो आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके जाएंगे, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन फिजिक्स का कराएंगे आज के क्लास में। एक बार शानदार तरीके से सभी के सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर करिएगा। और न्यू बैच बच्चा आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ, नियमानुसार के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब फीस उसकी इंक्रीज हो सकती है। जल्दी ज्वाइन कर लीजिए बच्चा। आइए, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? किस प्रकार के दर्पण? आप जानते हैं, समतल और उत्तल। समतल और उत्तल, बिल्कुल सही। इम्तियाज अली का आंसर बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही। सदैव आभासी, सीधा,
तो समतल में भी बच्चा सदैव आभासी प्रतिबिंब मिलता है। जब हमने समतल दर्पण पढ़ाया था तो नोट कराया था कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपको हमेशा यानी ऑलवेज आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और एक उत्तल दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन, जहां पर ए और बी दोनों सही होगा। हाँ बच्चा, लाइट लाइट समझा देंगे। 102 नंबर दूसरे नंबर का प्रश्न फिर से समझाएंगे आपको। शिवा 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 बेटा देखा, शिवा भाई तुम जो आंसर कर रहे हो ए कैसे कर रहे हो? यहाँ दर्पण के बारे में बात किया गया है, लेंस को थोड़ी लगाया जाता है। लेंस लगाया जाता है वाहन के गाड़ी में है? लेंस तो मनुष्यों के आंखों में लगता है भैया। हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि आप तुम मोटरसाइकिल में लेंस लगाओगे, उसमें भी तुम लिखोगे प्लस 0.25 इसकी लेंस क्षमता है। हम तो नहीं सुने थे। गजब विद्यार्थी हो भैया। है आइए, अभी तक एक विद्यार्थी ने पूरे 8 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, आंसर भी सही से दिया, तब भी लिख रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहा है। इनके आंखों के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा बताइए? इनके आंखों के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। और यहाँ पर जो गलत करेगा ना भाई इस वाले प्रश्न में, तो सच में वो फिजिक्स पढ़ना छोड़ देगा, वो फिजिक्स को पढ़ना छोड़ देगा। इस वाले प्रश्न में अगर आप गलत करते हैं, आवर्धन क्षमता में, ध्यान से आंसर करिएगा भाई। एक बार जितने विद्यार्थी जुड़े हैं शेयर कर दीजिए जो कि अब तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं। क्लासेस बच्चा आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अंशु बच्चा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, देखिए बड़ी समस्या है भाई। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, देखिए लीजिए, इंग्लिश वाला आप पढ़ लीजिए, इधर हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला क्वेश्चन, इंग्लिश दोनों में आपके प्रश्न है। साइड हो जाते हैं भाई। आवर्धन क्षमता दे रखा है प्लस, तो जहां प्लस और माइनस का चिन्ह आता है तो पहले क्लियर हो जाता है कौन सा होगा दर्पण। प्लस माइनस का चिन्ह आ गया तो आपको क्लियर हो गया ना कि कौन से दर्पण का प्रयोग होगा। दर्पण अगर आपको पता चल गया तो दर्पण के अनुसार आप प्रतिबिंब भी पता कर सकते हैं। अगर अवतल दर्पण होगा तो वास्तविक एवं उल्टा मिलता है, और उत्तल होगा तो आभासी एवं सीधा मिलता है। यहाँ तक तो सभी का कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ तक तो उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब बताइए आंसर क्या हो। 9 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आंसर बताइए बच्चा। और आपने देखा आवर्धन क्षमता दे रखा है प्लस 1.5, तो कैसा होगा बच्चा? वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बी ऑप्शन के साथ सभी चल रहे हैं, जबरदस्त एकदम। और ये होता है प्रीवियस ईयर का पेपर, जहां आपके पूरे कंसेप्ट वर्चुअल प्रश्न है, कंसेप्ट एंड थ्योरी वर्चुअल प्रश्न है। अभी तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, देख लीजिए। बिल्कुल सही बेटा, बी पर चलेंगे, बी पर। नेक्स्ट पर आई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कल के क्लास का क्वेश्चन देखिए। आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल, कौन सी पेंसिल बच्चा? आंशिक रूप से, यानी आधा डूबी है आधा ऊपर दिख रही है, आधा डूबी है और आधा ऊपर दिख रही है। जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है। किस पर? वायु एवं जल पर। क्या होगा आंसर इसका भाई? 10वें नंबर के प्रश्न पर आ गए। किसके कारण? अरे कारण पे बड़ा क्वेश्चन पढ़ाए थे। आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, है ना, और कांच के प्लेट के दरार का चमकना, सभी तरीके के प्रश्न करवाए थे भाई। गोविंद का आंसर गलत आ रहा है भाई, बाकी लोग बी वाले जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। और ऑप्शन नंबर आप जानते हैं कि कौन सा सही होगा। अभी कल के क्लास का ये क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन आप देखिए कि 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, तब भी आप गलत कर रहे हैं। 110 नंबर क्वेश्चन बच्चा, बिल्कुल सही डी ऑप्शन अपवर्तन।
आप ऑप्शन से भी कर जाते, क्योंकि आपको टिंडल प्रभाव आप जानते ही नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं है। प्रकीर्णन में छितराव हो जाता है, छितराव यानी बिखर जाना होता है, तो ये भी कट गया। विक्षेपण का कोई लेना देना नहीं है, प्रकाश आ ही नहीं रही है ना जा रही है, तो बचा कौन सा? अपवर्तन। आप ऑप्शन से खेल जाते, ऑप्शन को देखकर ही आप किल कर जाते, तब कहां से गलती कर रहे हो भैया? कुंदन, बेटा कुंदन, टिंडल प्रभाव तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, टिंडल प्रभाव आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो तो इसी तरीके से दे रखा है। जो बच्चे क्लास लिए ना तो वो ऑप्शन से आंसर कर जाते, इस तरीके के प्रश्न में भी गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आइए, अगले क्वेश्चन पे 111 नंबर का क्वेश्चन बेटा देखिए। अब क्रम में लगाना, जैसे आपने आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा है ना, बढ़ती हुई संख्या के साथ साथ चलना, फिर छोटे से घटते हुए क्रम के साथ चलना, तो उसी पर यह प्रश्न है कि निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है बेटा, बढ़ते क्रम में। बताइए आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा भाई? 111 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही। अरे भाई नाम से ही आप पढ़ लेते, ऑप्शन से ही देखिए किल करवाते हैं, ऑप्शन से ही किल करवाते हैं। देखिए कैसे। जल पहले नंबर पे, इसका अपवर्तनांक का मान जानते हैं क्या होता है? 3/4 होता है, बिल्कुल सही। फिर आता है किरोसिन। अब किरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल। कौन सा? मिट्टी का तेल, जबकि अब आना बंद हो चुका है। कांच, इसके बाद कांच आता है, आपने देखा भी है, कांच और हीरा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए के साथ, जल, किरोसिन, कांच, हीरा। जल, किरोसिन, कांच, हीरा, ये अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करते हैं बच्चा, अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट ऑप्शन, सभी का है, बिल्कुल। आगे चले, आइए नेक्स्ट। अब इससे देखिए, अब आया आपका लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति और लेंस की फोकस दूरी में किस प्रकार संबंधित है? और हमने बार बार आपसे कहा है कि संबंध से, फार्मूला से और थ्योरी के कंसेप्ट बेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको देखने को मिल गया भाई। देखिए किससे? लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? बताइए बेटा आंसर क्या होगा? 12 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं भाई। अरे भाई इसका आंसर कौन सा बच्चा गलत कर रहा है? एक बार विद्यार्थी जितने जुड़े हैं शेयर करिए भाई, जबरदस्त एकदम धुआंधार। और आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन फिजिक्स का करा रहे हैं, और आपको क्लास के दौरान ही बताया जाता है। पीडीएफ नोट्स से लेकर पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस डेली आपको मिलते हैं। साथ ही साथ 7 बजे सुबह में चलता है आपका केमिस्ट्री, 11 बजे चलता है बच्चा फिजिक्स की लाइव क्लास, जहां पर कंसेप्ट, थ्योरी आधारित प्रश्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडल पेपर रिवीजन, फार्मूला पार्ट 1 पार्ट 2 बेहतरीन तरीके से आपने देखा। और शाम को 7 बजे, शाम के 7 बजे आपका चलता है बच्चा मैथ एंट्रेंस एग्जाम का धुआंधार। और आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है न्यू बैच के नाम से, जहां पर आप एक बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से रिवीजन करेंगे एक एक चैप्टर को, साथ ही साथ शुरू से पढ़ेंगे, एकदम शुरू 0 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक गिनती पार करेंगे। तैयार है ना? अब 20 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। आज के बाद कल, आज के बाद कल। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया बच्चा, न्यू बैच को ज्वाइन करिए, और एक बेहतरीन शानदार कंसेप्ट, बेसिक, आप पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सभी का एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए। और इस न्यू बैच की खासियत जानते हैं क्या है? नियम पढ़ाए जाएंगे, नियम यानी रूल, मैथ के क्या क्या रूल है, घातांक हो या किसी तरीके का लॉग थ्योरम हो, या एडवांस मैथ साइन कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं आधारित प्रश्न, सभी। हाँ तैयार रहिएगा भाई।
और इसका ऑप्शन बी जितने विद्यार्थी किए हैं बिल्कुल सही है। अरे बच्चा आप नहीं जानते हो P बराबर 1/F? ये फार्मूला तो आपने रट रट के भूल भी नहीं सकते, इतना आपने पढ़ रखा है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, न्यू बैच बच्चा आपका जीरो से स्टार्ट होगा। शेयर कर दीजिए भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, 113 नंबर के क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आया थोड़ा सा आपको पेन कॉपी चलाने के लिए, थोड़ा सा पेन को कॉपी पर चलाने के लिए। और इसको अगर आप बिना पेन चलाए सॉल्व करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, बिना पेन चलाए। मैम क्वेश्चन लेते हैं। अभिलाषा यादव जी, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आपको देखना है तो आप 2022 के पेपर को खोलिए, बुकलेट नंबर 1 को। भाई सबका आप जैसे एग्जाम देने जाएंगी तो सबको अलग अलग बुकलेट मिलता है। मान लीजिए आपको ए मिला, दूसरे विद्यार्थी को बी मिला, सी मिला, डी मिला, ई मिला। अब तो वो कमिटी बताएगी ना कितने बुकलेट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। 113 नंबर के क्वेश्चन पर शानदार जवाब देते हुए, मतलब कंफ्यूजन, एकदम कंफ्यूजन चला रहे हैं भैया। कोई सी बताया जा रहा है, 4 ठो ग्रुप बना रहे हैं क्या भाई? देखो हम भी सी बताएंगे, तुम भी सी बताना, तुम भी सी बताना, तो चारों सी बता रहे हैं। फिर 4 वाले ग्रुप वाले ए बताए जा रहे हैं, फिर 4 5 6 व्यक्ति जो 5 6 विद्यार्थी हैं वो डी बता दे रहे हैं। मतलब कंफ्यूज फैलाए हैं पूरे। देखिए तो सही इनको। आइए मिलते कहाँ है जानते हैं? ये रेशवा एकेडमी के ऐप पर मिलते हैं। आइए। अरे बेटा इसमें आपने देखते ही आपने देखा होगा कि क्या दिखा है। पहले एक बार आप प्लस माइनस के चिन्ह से ही खेल जाते, केवल प्लस माइनस के चिन्ह से खेल जाते हैं। बाकी ऑप्शन, प्लस चिन्ह दिया है ना, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह किसमें मिलता है? उत्तल में मिलता है। प्लस का चिन्ह किसमें मिलता है? उत्तल में मिलता है। तो उत्तल वाला ऑप्शन रहने दो, अवतल वाले को काट दो। अब बताओ ए बच्चा बी, बच्चा बी, जितने विद्यार्थी बी कर रहे थे कहाँ गए भाई? थोड़ा ढूंढो तो सही उनको, थोड़ा ढूंढो तो सही, कहाँ गए? वो तो कट गए, यहाँ से यहीं से कट गए भाई, कट गए ना, क्योंकि आपने चिन्ह से ही आउट कर दिया। प्लस वाला चिन्ह किसमें आता है? उत्तल में आता है। ध्यान से नोट कर लो ताकि एग्जाम में तुक्का लगाने के लिए भी दिमाग चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन गोला मार के चले आना, तो कॉपी हो जाएगी रिजेक्ट, कॉपी हो जाएगी रिजेक्ट, है ना। अब प्लस चिन्ह दिया है तो उत्तल होगा, तो अवतल वाला आपका इसी तरीके से कट गया। बच गया ऑप्शन ए और सी, बच गया ऑप्शन ए और सी। तो बच्चा ए और सी में क्या करेंगे? एक बच्चे ने लिखा है कि बी काहे को कट कर दी है। एक बच्चे ने लिखा कि मैडम जी बी को क्यों कट कर दी है। अरे भैया बी को कट कर दिए कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस का यहाँ काम ही नहीं है, यहाँ पर प्लस दे रखा है, और हम जानते हैं कि प्लस उसमें होता है जहां पर उत्तल लेंस होता है ना। अब देखिए लेंस की शक्ति दे रखी है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा P बराबर 1/F, P बराबर 1/F, तो F बराबर हमको निकालना है बेटा, तो हम 1/P नहीं कर देंगे? कर देंगे। 1/P यानी 2.5, 2.5 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो अगर नहीं कट पा रहे तो 10/25 हो गया। 10/25 5 के पहाड़े से 2 बार में, 5 के पहाड़े में 5 बार में। अब 2/5 को बदलना है दशमलव में, दशमलव लग जाएगा 0 और 4, यही ना बचेगा बेटा, 0.40। किस में? डी में दे रखा है, तो इसको हमको किस में लाना है? सेंटीमीटर में लाना है, सेंटीमीटर में। और जब बच्चा ए कर रहा था ना, ए कर रहे थे ना, तो आप तो यहीं से कट कर देते ए को आप यहीं से कट कर देते, क्योंकि जब भाग दिया है आपने तो 0.4 आया है, और 0.4 डायोप्टर आया है, और डायोप्टर को जब आप सेंटीमीटर में बदलते तो 40 सेंटीमीटर हो जाता, 40 सेंटीमीटर हो जाता। सी ऑप्शन देख लिए भाई, कंसेप्ट समझ में आया। और आप अगर आपको तुक्का भी लगाना तो कुछ दिमाग प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह में प्लस दे रखा है तो उत्तल, माइनस दे रखा है तो अवतल, और डायोप्टर में दे रखा है सेंटीमीटर में बदलना है तो एक बार दशमलव में भाग जाएगा, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा।
उत्तल लेंस होगा जिसमें 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है वो होगा। चले भाई आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बताइएगा बेटा। सी ऑप्शन सभी का आया है, और जिन विद्यार्थियों के ऑप्शन ए और बी में चल रहे थे बच्चा, बी डी बाकी जो कर रहे थे गलत है। आगे चल रहे, एक बार शेयर कर दीजिए भाई, जो कि अभी तक संख्या हमारी पहुंची नहीं है, जो कि रेगुलर हमारे विद्यार्थी डेली आते थे। आज तो हम सोचे थे कि 700 के पार चलेंगे, लेकिन आज आपने हमको 400 पर ही टिका दिया भाई। ऐसी उम्मीद नहीं थी आज के क्लास से। और आपके लिए 2022 का लेटेस्ट प्रश्न पत्र आया था, जिसमें आप एक बार करते तो आपका मोटिवेशन क्या होता है, अप होता, हाई होता, मोटिवेशन लेवल भी आपका ऊपर जाता। लेकिन आज आपने हमें ही गिरा दिया, आज आपने हमें ही गिरा दिया बेटा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 114 नंबर के क्वेश्चन पे। मानव नेत्र में, जैसे कि हमारी आंखें, आपकी आंखें, मानव नेत्र का मतलब क्या हुआ, मानव की आंखें। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे कि आप जैसे कि रोड पे जा रहे हैं, रात का समय है, रोड पे जा रहे हैं, ट्रक वाला आता है, ट्रक वाला, तो वो जब लाइट करता है, लाइट को चमकाता है, तो वो आंखों पर क्या करती है, बहुत सारे प्रकाश को डालती है, जिसके वजह से आपकी आंखें क्या हो जाती है, चकाचौंध हो जाती है, आप हट जाते हैं ना। तो उसी के लिए पूछ रहा है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, बताइएगा। ए पर दे रखा है परितारिका, बी पर दे रखा है बच्चा श्वेत पटल, सी पर दे रखा है आपका दृष्टि पटल, और डी पर दे रखा है आंख की पुतली। कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार बताइएगा। 114 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बताइए। बिल्कुल सही, आंख की पुतली। ये तो आप दैनिक जीवन के उपयोग वाली चीजें जो कि आप करके रेगुलर इसका सामना करते हैं। आंख की पुतली क्या करती है, आने वाली जो प्रकाश की मात्रा उसको नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे भाई। बच्चा सी कौन दे रहा है, नीसू, उमेश, गलत ऑप्शन कर रहे हैं भाई। मतलब ये तो रेगुलर का देखा, ब्रह्मा नाम रखे हैं, ब्रह्मा, आंसर एकदम गलत। आंख की पुतली क्या करती, जैसे ही आपके ऊपर लाइट अगर दिया जाए, लाइट के प्रकाश अगर अचानक तेज आ जाए, तो आपकी आंखें बंद नहीं हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं कि नहीं, ये तो आप रेगुलर करते हैं। अरुण, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है, अगर नहीं यकीन होता है तो वो जो टार्च आता है अचानक अपनी आंख के ऊपर जलाओ, और देखो आंख की जो पुतलियां हैं वो तुरंत बंद हो जाती है, तो उन्हीं के द्वारा प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। क्लियर है बेटा। एक बार जितने विद्यार्थी जुड़े हैं भाई शेयर जरूर करिए, जो कि अभी तक हमारी कक्षा में जो बच्चे आते हैं रेगुलर वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है कब। साथ ही साथ आज आपका प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन लेटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें आपने उस चैप्टर को भी पढ़ा है, उस चैप्टर की प्रकृति को पढ़ा है, उस चैप्टर की विशेषताओं को पढ़ा है, उस चैप्टर पर आधारित प्रश्नों को लगाया है। शेयर कर दीजिए बच्चा। आइए अब आ गए हम दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब आंखों की जो दोष होती है, जो नजदीक और दूर की समस्याओं से परिपूर्ण होती है ना, उस पर आ गए। अब उसमें क्या कह रहा है कि वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ का मतलब जो दूर रखी हुई बिंदु है अनंत से निकट आ जाता है। 21 दोष में ऐसा कारण है, 21 दोष का कारण है कि दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट में दिखने लगे। किस दृष्टि के दोष में? ऑप्शन ए है दूर दृष्टि, बी है बच्चा मोतियाबिंद, सी दे रखा है निकट दृष्टि दोष, और डी दे रखा है जरा दृष्टि दोष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 115 नंबर के क्वेश्चन पर सभी विद्यार्थी पहुंच चुके हैं। अब इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताइएगा बेटा। 115 नंबर के क्वेश्चन का कौन होगा भाई, कौन है ये ऐसा व्यक्ति, कौन है कि जो दूर रखा है, लेकिन दूर के बाद क्या हो गया बच्चा, दूर के बाद आपको पास दिखता है, अनंत से
निकट आ जाता है। अरे भैया निकट शब्द का प्रयोग हो गया, निकट, तो कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन से ही आंसर टिक कर गए, क्वेश्चन से ही बच्चा आंसर टिक कर गए। लिखा है ना, वो दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष। अगर वही कहता कि दूर रखी मतलब निकट रखी बिंदु दूर दिखाई देने लगती है, तो आप कह देते दूर दृष्टि दोष। क्लियर है? ले आगे चलिए, नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जो वाक्य है, जो शब्द है, वो अलग कर दिया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस वाक्य अलग कर दिया। हाँ, देखिए, अच्छा एक बच्चे ने बोला कि सी लग रहा था मैम, लेकिन हम लैंग्वेज नहीं समझ पाए। थ्योरी में तो पूरा खेल लैंग्वेज का ही है, पूरा का पूरा खेल भाषा का है। जैसे ही भाषा को समझ जाएंगे वैसे ऑप्शन टिक कर जाएंगे, और जैसे ही भाषा को नहीं समझे बच्चा वैसे ऑप्शन गलत कर जाएंगे। अब देखिए, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से, यानी पास से, आराम से, सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है, तो उसे मोतियाबिंद, जरा दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, कौन सा रोग है भाई बताइए? कौन सा रोग है? एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है ना, तो उसमें कौन सी दृष्टि दोष होगी? तो बच्चा पास में रख के देख रहा है, दूर से तो देख नहीं रहा है। और आप जानते हैं सहजता यानी पास में रखना, और पास में रखकर पढ़ रहा है यानी उसको दूर दृष्टि की प्रॉब्लम है। किस दृष्टि की प्रॉब्लम है? दूर दृष्टि की प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर सी पर, देखो डी पर जा रहे हैं। आदित्य डी कैसे होगा बच्चा? उसने साफ साफ लिखा है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए, यानी पास में रख कर पढ़ रहा है, तो पास रख रहा है यानी दूर की प्रॉब्लम है ना। सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, बिल्कुल। नेक्स्ट पर चले। अब इसमें तो उम्मीद है कि एकदम सही करेंगे, क्योंकि लैम्डा का नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, तरंग धैर्य वाला कल पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे, है ना। तो ये उसी पर क्वेश्चन है। देखिए, प्रिज्म के साथ है, प्रिज्म के साथ है बच्चा, प्रिज्म के साथ। देखिए अब क्या दिया है? कांच के प्रिज्म के माध्यम से, कौन से माध्यम है भाई? प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकार के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। बैगनी रंग अधिक मुड़ता है लेकिन लाल रंग कम मुड़ता है। तो कौन सा तथ्य इसमें से सही है? कौन सा तथ्य सही है? तो आप जानते हैं कि बैगनी रंग का जो तरंग धैर्य होता है लाल से कम होता है। बैगनी रंग वाले का तरंग धैर्य बच्चा, बैगनी रंग का तरंग धैर्य जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। किसके अपेक्षा? लाल के अपेक्षा। ऑप्शन नंबर सी, बी दे रहे हैं। बताइए, कल के क्लास का क्वेश्चन आया है और देवानंद डी दे रहे हैं, मुड़ता तरंग धैर्य। क्या लिखे हैं भाई? देवानंद क्लास आप नहीं लेते हैं बच्चा, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कहते हैं ना आंखों में रोग है तो दूर होगा या निकट होगा। भाई पढ़ने वाले बच्चों को यही होगा, है ना। तो अब जैसे कि विद्यार्थी जब इसमें इतना इजी क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हैं, जबकि कल के क्लास का, कल अभी चैप्टर पढ़ाए हैं, समाप्त किए हैं, उसका प्रश्न था और उसमें बताए भी थे कि लाल रंग की तरंग धैर्यता सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की सबसे कम होती है। आपको दिख रहा है लाल इज ए ग्रेटर देन बैगनी। बताइए, इसमें आप गलत कर रहे हैं। आगे चले भाई, 116 वाले का क्वेश्चन। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा बच्चा, उसको एक बार फिर से आपको करा देंगे, फिर से करा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे कि आप धरातल पर, पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा आसमान नीला दिखाई देता है, तो जो लोग चंद्रमा पर निवास करते हैं तो वहां पर चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? आप कहेंगे मैम चंद्रमा पर जाएंगे तब ना बताएंगे, हैं? आप ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम चंद्रमा पर जाएंगे तब ना बताएंगे।
ये भी बात सही है, लेकिन जाने दीजिए, अगर आप चंद्रमा पर नहीं गए हैं बच्चा, तो जो लोग गए हैं वो देख कर आए हैं, तो उन्होंने बताया वही बताइए। जो लोग गए हैं वो देख कर आए हैं। आ जाए भाई। देख, चंद्रमा के धरातल पर देखने से आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। ये काला सभी को पता है, काला दिखता है। हाँ बिल्कुल सही, रोशनी का बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। ऋषभ का भी सही है डी ऑप्शन। ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, बिल्कुल सही। और जिनको नहीं पता है बच्चा नोट कर लीजिए, जो आप नीला, श्वेत, लाल ये आंसर दे रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर देखिए, अब आता है आपके पेन कॉपी वाला सवाल। अब पेन कॉपी का, और बिना पेन कॉपी का करना चाहते हैं तो आपको पहले अवतल दर्पण यानी एक एक पॉइंट को निकालना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट दे रखा है, क्या क्या पॉइंट दे रखा है। अगर आपने प्रतिबिंब की प्रकृति को पढ़ा है तो आप आसानी से टिक कर ले जाए, आसानी से। देखिए 119 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है बेटा। सबसे पहली बात कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और आप जानते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको दे रखा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली वस्तु रखिए तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, ना उसका मान निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है, प्रकृति। तो बच्चा अवतल दर्पण में मैक्सिमम आपके जो प्रकृति मिलती है कैसी मिलती है? वास्तविक एवं उल्टा, यही मिलता है ना, वास्तविक एवं उल्टा मिलता है। राजीव नारायण आपका कमेंट आ रहा है बेटा, वास्तविक एवं उल्टा मिलता है। तो देखिए ये जो ऑप्शन लिखा है बी वाला वास्तविक एवं सीधा, ये तो गलत हो गया यहीं पर। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वास्तविक जहां होगा वहां उल्टा होगा और जहां सीधा होगा वहां आभासी होगा। देखिए ऑप्शन से देखिए कैसे टिक करेंगे। बी वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया। सी वाले में लिखा आभासी एवं उल्टा, तो ये भी कट गया क्योंकि आभासी के साथ बेटा सीधा होता है, उल्टा नहीं होता, कट गया। आभासी एवं सीधा बचा आपका ए एवं डी, ए एवं डी बचा ना, वास्तविक उल्टा बड़ा, और इसमें दिया आभासी सीधा और छोटा। और आप जानते हैं अवतल दर्पण के केवल एक कंडीशन में आभासी चित्र बनता है, जब पीछे मुख्य पोल और एफ के बीच में, पोल पी और एफ के बीच में ही केवल ये कंडीशन अप्लाई होती है। इस तरीके का कोई यहाँ पर शब्द नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चा? 119 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। तुक्का भी अगर लगाना है ना तो थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो तुक्का भी आपका सही होगा। लेकिन बच्चा इसमें जो आपने किया है, जो बच्चे सी कर रहे थे वो एकदम मतलब क्लास ही नहीं लिए हैं, क्योंकि हमने बार बार बताया कि जहां भी आभासी होगा वहां सीधा होगा, और इसने साफ उल्टा लिख दिया है। तो ऑप्शन सी इसी तरीके से कट हो जाता है भाई, ऑप्शन सी इसी तरीके से कट हो जाता है। और आपने ऑप्शन को, 3 ऑप्शन को कट करके ऑप्शन ए एकदम सटीक आंसर है, एकदम सटीक आंसर है, जबरदस्त है। चले भाई आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 120 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं भाई, 20 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं, ध्यान से। अब आप थोड़ा सा गुणा करेंगे, भाग करेंगे, थोड़ा सा बच्चा गुणा करेंगे। आयुष्मान यादव, बिल्कुल बच्चा मेरा नाम अनुराधा तिवारी है। गजब, आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले इस संबोधन के साथ क्लास की विशेषताएं, क्लास का टाइमिंग, क्लास में क्या चीजें नई हैं, सब चीजें बताई जाती हैं ताकि आप बीच में डिस्टर्ब ना हो। आइए देखिए, वायु में 750 नैनोमीटर तरंग धैर्यता दे रखा है भैया। पहले आपको क्या दे रखा है? तरंग धैर्यता यानी लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है? 750 नैनोमीटर। लैम्डा कितना है बच्चा? 750 नैनोमीटर, नैनोमीटर बिल्कुल। एक अपवर्तनांक दे रखा है, एन भी दे रखा है, कितना? 1.5।
अब बताइए कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता में लगभग परिवर्तन, और आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला जानते हैं इसका, जानते हैं ना। अपवर्तनांक तथा तरंग दैर्घ्य के बीच में संबंध भी बताया था कल के क्लास पर कि अगर अपवर्तनांक बढ़ता है तो लैम्डा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर लैम्डा बढ़ता है तो अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों कंडीशन के सवाल लगाए हैं भैया, दोनों कंडीशन के। अब केवल फार्मूला यूज करके आंसर बता देना, तब भी आप आंसर नहीं बता रहे हैं भाई, हैं 7500/15 कर रहे हैं, 500 बता रहे हैं भाई। देख लीजिए, ये क्लास लिए हुए विद्यार्थी अगर गलत करेंगे तो आने वाले क्या करेंगे भाई, आने वाले क्या करेंगे। आपने बदल दिया, 15 5 75 मार दिया, खट दे कट गया, राइट, नैनोमीटर है 500, लगा दिया दिमाग ना 500 वाले। हाँ भैया, 500 वाले जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बेटा, गलत कर रहे हैं आप। हाँ बताइए, हमें नहीं उम्मीद था कि आप इस तरीके से गलत करेंगे, नहीं जानते थे हम। देखिए सब हम पूरा टाइम दिए कि आप जितना हो सके आप सुधार कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। नहीं बताएं, बी ऑप्शन होगा बच्चा 250 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर। अब बताइए, अब दे लीजिए ऑप्शन आप। हमें पता था, हम जानते थे कि आप जरूर गलती करेंगे, जरूर गलती करेंगे, जरूर गलती करेंगे, और वही चीज आपने प्रूव कर दिया। अभी हमने कल ही बताया था कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है। अब बच्चा समझ में आ गया, आ गया ना समझ में, तुरंत तुरंत आ गया। अरे जब आप लैम्डा यानी जब आप ऊपर कर देंगे 1.15, मान लीजिए पूर्णांक में करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, 1.5 को ऊपर रख देंगे, ये ऊपर है, 1 बटा करके, तो आप जब ऊपर रखेंगे तो जाएगा, तो 15/750 कर देंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा, कट के आप देख रहे हैं, ऊपर भी जीरो घटाएंगे इधर आ जाएगा, एक ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 15 5 75 500। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे दशमलव में ले जाकर तो 250 मीटर नहीं आएगा, नैनोमीटर आएगा कि नहीं आएगा, ले 143 आएगा। एक लोगों का आंसर ही गायब हो गया। हमें नहीं पता था कि आप ऐसे भी गलती करेंगे, ऐसे भी गलती करेंगे बेटा। आगे चले, आई 121 नंबर का प्रश्न आपके सामने। अब इसमें तो गलती मत करना, केवल संयोजन के बारे में पूछा है, केवल संयोजन के बारे में। दो लेंस दे रखा है, दो लेंस, और दो लेंस में एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का है उत्तल और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल। एक 20 सेंटीमीटर का बच्चा फोकस दूरी है और एक दूसरा आपका 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल। तो इन संयोजन की फोकस दूरी कितनी हो, बताइएगा भाई। मयंक बघेल, बच्चा आप डेली पहले 11 बजे वाली क्लास में उपस्थित होइए, जहां पर आपको कंसेप्ट, थ्योरी और साथ में उस पर आधारित न्यूमेरिकल और फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। वहां से आप सभी के जितने भी प्रश्न अभी लगवा रहे हैं ना, सभी क्लियर कर लें। हाँ बताइए बेटा, 121 नंबर का क्वेश्चन है भाई, और आप फिर भी गलत करेंगे। अब संयोजन की बात आई है, हाँ सी कर रहे हैं, बी अभिषेक सिंह, गजब, बेहतरीन। बी ऑप्शन वाले बताने वाले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन के साथ, बी ऑप्शन के साथ जितने भी चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपको केवल संयोजन निकालना था, लेकिन दर्पण अलग अलग है, दर्पण की जो फोकस दूरी है बच्चा अलग अलग है, अवतल दर्पण और आपका उत्तल दर्पण। एक जैसा होता है तो जोड़ देते हैं, एक जैसे होंगे तो उनको जोड़ देंगे। अगर अवतल अवतल दिया होता जोड़ देते, उत्तल उत्तल दिया रहता जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर दोनों की क्वालिटी अलग है, अवतल और उत्तल है। समझ गए भाई? हाँ।
तो जब अवतल और उत्तल है तो उसमें से माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और जब डिवाइड कर देंगे आपका आंसर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है बेटा, बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे चलते हैं 122 नंबर के क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन को अगर जिसने भी गलत किया वो क्लास से बाहर नहीं, कमेंट से बाहर जाएगा। क्लास से बाहर तो नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट से बाहर कर देंगे। आप एक बार सभी विद्यार्थी, जिन लोगों को जहां जहां पर दिक्कत हुई है, जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट में लिख दीजिएगा। अभी 25 क्वेश्चन करवा लेने दीजिए, पूरा 25 क्वेश्चन है, करवा लेने दीजिए। फिर उसके बाद देवेंद्र का आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, यदि वायु में जल का अपवर्तनांक दे रखा है बच्चा 4/3 है, वायु में जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल का वायु में अपवर्तनांक, जल का वायु में अपवर्तनांक बिल्कुल सही ऑप्शन बी ऑप्शन 3/4। गजब, छा गए भाई, हमें उम्मीद था। ये वाला नहीं गलत बच्चा, ये पढ़ाए हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कैसे मैम, ये क्लास और कंसेप्ट और थ्योरी का क्वेश्चन है। हाँ, जब अपवर्तनांक के गहराई के बीच में संबंध निकाल रहे थे ना, तब वहां 3/4 किसका है, जल का अपवर्तनांक है। याद आया? जब क्लास में बच्चा आपको आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, जल का अपवर्तनांक पढ़ा रहे थे, तो उसका क्वेश्चन है। आगे चले बेटा, आइए आगे। अब देखिए 123 नंबर का क्वेश्चन, और ध्यान से, अभी इसी पर हमने अगला क्वेश्चन करवाया था अभी क्लास में, जो कि प्लस पे था, प्लस पे था। अब कहाँ है, माइनस पे है। तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होगा ये भी बताइएगा, इसमें कौन सा लेंस आएगा बच्चा ये भी बताइएगा। जो बच्चे शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे उनको भाई दिल से धन्यवाद, और खासकर उनके सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद। बाकी बच्चे जो अभी क्लास में नहीं आ पाए या किसी कारण से नहीं आ पाए, तो आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर 2022 के ओरिजिनल पेपर को, फिजिक्स को देखिएगा, जिसमें आपके अवतल, उत्तल, उस पर आधारित प्रश्न, प्रकृति, मानव नेत्र से दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, सभी का क्वेश्चन मिक्सअप था, सभी के क्वेश्चन मिक्सअप थे बेटा। अब इसमें आंसर क्या होगा 123 नंबर के क्वेश्चन में बेटा? तो आप देख रहे हैं कि दे रखा है, पहले माइनस दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा, माइनस दे रखा है। अगर माइनस दिया तो कौन सा लेंस होगा, अवतल होगा। कौन सा लेंस होगा बच्चा, अवतल होगा। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई, सी ऑप्शन जितने बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। वही फार्मूला जो कि आपने P बराबर 1/F बराबर 1/P रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेहतरीन, सी के साथ सभी जाएंगे। आगे चले, आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछा गया है, ये कंसेप्ट पर है, थ्योरी पर है, कि दूरदृष्टि दोष ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु होना चाहिए। कौन सा निकट बिंदु होना चाहिए बच्चा, दूरदृष्टि दोष जो ग्रसित है उसका निकट बिंदु क्या होना चाहिए, बताइए। इसके बारे में पूछा है। ए पर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर, या ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, या अनंत पर दूरदृष्टि ग्रसित नेत्र का निकट बिंदु क्या होना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आपका उठकर कंसेप्ट थ्योरी से आया है, डायरेक्ट थ्योरी से है। तो क्या होगा बच्चा, सी ऑप्शन, ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, ग्रेटर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन के साथ सभी जाएंगे, ए के साथ नहीं बच्चा। दूरदृष्टि के बारे में बात कर रहा है, दूरदृष्टि देखना है तो 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चा, 25 सेंटीमीटर से अधिक। ये ग्रेटर वाला चिन्ह है, सी ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन। बताइए, इसमें भी आप गलत कर रहे हैं। ये कक्षा 10वीं का क्वेश्चन था, कक्षा 10वीं का क्वेश्चन था, जहां पर कब आपका 25 सेंटीमीटर होगा, कब 25 सेंटीमीटर से लेस देन होगा, और कब 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपके कक्षा 10वीं का था, जिसमें कि आप पॉलिटेक्निक इंट्रेंस में आप कह सकते हैं न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल होती है ना, तो उसका ये क्वेश्चन था। उसमें भी आप गलत किए भाई,
सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, सी ऑप्शन के साथ, बेहतरीन। नेक्स्ट पर, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ है, और ये 23 नंबर 23वें चैप्टर से है, जहां पर कूलम्ब का प्रयोग होता है। 23वें चैप्टर से है बच्चा, 23वें चैप्टर से। देखिए क्या है कि एक विद्युत शक्ति में एक कूलम्ब आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। कितने जूल कार्य करने पड़ते हैं? 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आपका सही है कि बिंदु ए और बी के बीच 1 एम्पियर की विद्युत धारा, या बी बिंदु ए और बी के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर, या सी बिंदु ए और बी के बीच में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चा इसमें जो लाइनिंग है, जो इसका लाइनिंग है वो आपका 125 नंबर के क्वेश्चन का बी वाला लाइन एकदम सही है कि बिंदु ए और बी के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए। जब 1 जूल का कार्य करना है तो उनके बीच का जो विभवांतर है वो कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कौन सा व्यक्ति गलत करेगा? ओम के नियम के अनुसार लीजिए, V = IR, ओम के नियम के अनुसार V = IR, तो कौन सा रिलेशन सही है ए से लेकर डी तक? बताइए बच्चा एक बार, सभी के सभी विद्यार्थी जितने साथ में जुड़े हैं। अब ओम के नियम से कक्षा 10 का ओम का नियम से क्वेश्चन पूछा है। अब कक्षा 10 वाले विद्यार्थी जितने जुड़े हैं उनके लिए चैलेंज है। अब 12 वाले अगर गलत करेंगे तो उनके लिए शर्मिंदगी है बेटा, एकदम शर्मिंदगी है। आपने देखा कि ओम के नियम से V = IR दे रखा है, IR दे रखा है, तो इन चारों में कौन सा रिलेशन सही? और ये ऑप्शन सभी का सही आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है भैया बताइएगा? किसी का भी? अभी डी बता रहे हैं, डी वाले एकदम सही जा रहे हैं। सी वाले कैसे आप बता रहे हैं कि 1/r के प्रोपोर्शनल होगा? भाई बेटा 1/r के कैसे प्रोपोर्शनल होगा? हैं 1/, अरे भी अगर आप इधर लाते हैं V/I आ जाएगा =R, R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ना 1/I, या R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V, ये होगा ना बेटा, ये होगा ना। डी ऑप्शन बच्चा, मतलब आपने ओम के नियम में भी गलत किया, ओम के नियम में भी आप गलत किए। बताइए, जो कि बेस है आपका, बेस जहां से कक्षा हाई स्कूल आप पास करते हैं, ओम के नियम को लिखिए, ओम के नियम को प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। नेक्स्ट, 127 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और आपको हमने पढ़ाया भी है। जब हमने आपको प्रतिरोध के क्वेश्चन लगवाए थे तो प्रतिरोध में विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाए थे, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़वाए थे बच्चा, तो उसी पर ये क्वेश्चन है 127 नंबर का। देखिए, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या आपके लंबाई पर, या तापमान पर, या उपयुक्त सभी में। और आपको पूरा समय देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल सही, सभी का ऑप्शन डी आ रहा है। पंकज से लेकर पंकज का सही है भाई, और नागेंद्र का सही है, सोनू का सही है, डी पर सभी पर। आप जानते हैं, आपको फार्मूला फिर से लिखवा देते हैं भाई, कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि फार्मूला आपने रिवीजन नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं होगा, इस वजह से, है ना। देखिए, क्या है फार्मूला? R बराबर क्या है? देखिए, R बराबर ρL/A, यही है ना बच्चा। और जहां पर ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो R आपके अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। क्लियर है? एक बार शेयर करिएगा, जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक बने हैं पूरा क्वेश्चन देख कर जाइएगा। साथ ही साथ 2022 के आपका चैप्टर भी रिवीजन हो रहा है कि किस चैप्टर से है, कहां से है, और कब
क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पर देखिए, अब आता है 128 नंबर का क्वेश्चन कि एक विद्युत सर्किट में, कौन से सर्किट में बच्चा, एक विद्युत सर्किट जहां से इलेक्ट्रिक यानी करंट आपकी प्रवाहित होती है, एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित यानी लगातार नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है? ए में दे रखा है प्रेषित्र, बी में दे रखा है वोल्ट मीटर, सी में दे रखा है धारा नियंत्रक, डी में दे रखा है गैल्वेनोमीटर। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार सभी विद्यार्थी? 128 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है बेटा। तो बच्चा ये जो धारा नियंत्रक है, कंट्रोल धारा नियंत्रक ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को क्या करता है? नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन? धारा नियंत्रक। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई सी ऑप्शन वाले, वोल्ट मीटर जिसे आप कहते हैं। नहीं, धारा नियंत्रक। क्लियर है भाई? नहीं बच्चा, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, संडे लाइव क्लास चल रहा है। कहां से कैसे आप कह सकते हैं कि रिकॉर्डेड है? नेक्स्ट 129 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है बच्चा। 129 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको बताया गया है कि असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई आपके क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपने प्रीवियस ईयर के पूरे प्रश्न देखे, साथ ही साथ 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चनों को देखा, आपने सर्किट को देखा, अवतल लेंस को देखा, उत्तल दर्पण को देखा, एफ और पी के बीच में संबंध को देखा, साथ ही साथ दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष को देखा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? आपने इससे बताना है कि कौन सा स्थिर रहता है, संपूर्ण चालक में स्थिर रहता है। हाँ बताइए। ए ऑप्शन विद्युत धारा, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन जितने भी बता रहे हैं ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आपका विद्युत धारा बच्चा स्थिर रहता है। एक बार जितने विद्यार्थी जुड़े हैं भाई, एक बार सभी लोगों को कल के सेशन के लिए शेयर कर दीजिएगा। और कल आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जहां से आपके थ्योरी, कंसेप्ट, नियमानुसार हर एक प्रश्न को सर पढ़ाएंगे। और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करिए, बेहतरीन ऑफर के साथ है। और आज के लिए आपके लिए ऑफर है बच्चा, अगले दिन से आपका प्राइस जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। और साथ में सभी टीचरों के लिए आपका योगदान रहेगा रिवीजन के लिए। जितना पढ़ाया गया आपके क्लास में ही लाइव टेस्ट चलेगा, मॉडल पेपर चलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चलेगा, साथ ही साथ 2022 से लेकर 21, 20, 18, 19 सभी लेटेस्ट प्रश्नों को आप देखेंगे। एक बार शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं किया है, सिलेक्शन बैच वाले हो या आपके पुराने बैच, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी के लिए काम आता है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के करने से बच्चा आपका चैप्टर रिवीजन होता है। चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, किस पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो भी देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि क्लास आपको बेहतरीन लगी, समझ में आई। और साथ में जितने विद्यार्थी शुरू से अंत तक बने हैं उनके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए भी बच्चा आप सभी का दिन सुखमय हो। आज के लिए इतना, जितना पढ़ाए हैं एक बार रिवीजन करिएगा, जहां पर आपको नहीं समझ में आए उसको नोट्स करिएगा और ऑफलाइन कमेंट में भेज दीजिएगा ताकि आपको कल के क्लास में समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।